स्टार्ट करें। अपने लोग याद कर लिए थे, राइट टू फ्रीडम से स्टार्ट करना था ना, या ऊपर वाला पार्ट भी करना था? राइट टू फ्रीडम से स्टार्ट करना था। ये वाला हो गया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ सर, हाँ। ये थे अपने, हाँ, आदमी को बेचना, वो सब वाला बात पढ़ थे अपने। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। ये बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब लोगों को अपना धर्म अपने हिसाब से फॉलो करने का राइट है इंडिया में। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड, डिस्कस द राइट ऑफ फ्रीडम टू प्रोसेस एंड प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन एंड लिमिटेशन। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करो और इसके बेस पे ये बताओ कि इंडिया में अपना रिलीजियन को प्रोसेस करना मतलब मनाना, और प्रोपोगेट करना मतलब दूसरों को उसके बारे में पढ़ाना, इसका क्या राइट्स है और क्या लिमिटेशंस है। मतलब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ लिया है। तो बोला कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले सेकुलरिज्म नहीं था, बाद में इसको डाला गया। तो इंडिया सेकुलरिज्म इज अ सेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है सेकुलरिज्म। हमारा गवर्नमेंट रेस्पेक्ट करता है ऑल रिलीजन को, और वो किसी को भी अपलिफ्ट या डिग्रेड, मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा देना और दूसरे धर्म को डिग्रेड करने का काम नहीं करता। क्योंकि इंडिया इज नॉट ऑप फॉर एनी रिलीजन, इंडिया कोई रिलीजन लिया ही नहीं। जैसे नेपाल बोला हम लोग हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं, पाकिस्तान बोला या सऊदी अरेबिया बोला हम लोग इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं, इजराइल भी बोला हम लोग ईसाई धर्म को अडॉप्ट करते हैं, अमेरिका ईसाई धर्म को अडॉप्ट करता है। आई डोंट थिंक अमेरिका करता है, पता नहीं अमेरिका का क्या है। चाइना बुद्ध धर्म को अडॉप्ट करता है, इंडिया भी अडॉप्ट नहीं किया कोई रिलीजन को, जैसे हम पे एग्जाम्पल दिया वही था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर सेकुलर स्टेट, हमारा सेकुलरिज्म का बात होता है, मतलब किसी हमारे स्टेट यानी किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी हमारे यहाँ पे ऑल रिलीजन को परफॉर्म करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबको अपना चॉइस है। तो ये बात पहले ज्ञान दे दिया। अब बोला, यही बात सुप्रीम कोर्ट भी बोला, तो ये प्रवीण भाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में, कि हर स्टेट को ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि हर आदमी अपना धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट तीनों कर पाए। ये 3 काम का वर्ड है, लिखने लायक, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात पहले बोला। अब बोला इसी लाइट में यहाँ पे आपको इसका राइट्स और रिस्ट्रिक्शन का बात की, मतलब पहले राइट्स का बात की। ये देखो आर्टिकल 25 क्या बोला, ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम एंड कॉन्सेंस एंड राइटली फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस रिलीजन। प्रोफेस प्रैक्टिस मतलब आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, आप अपने धर्म के रिचुअल्स को मना सकते हो। तो ये हुआ आर्टिकल 25 बोला। आर्टिकल 26 बोला आप दूसरों को इसको पढ़ा भी सकते हो। तो इसीलिए धर्म के नाम पे वो मदरसा खोला या स्कूल्स खोला, तो वो सब हुआ। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर नहीं करे, मॉरलिटी के अगेंस्ट नहीं हो, मतलब जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करो, लोगों का इससे हेल्थ को नुकसान नहीं हो, आप ऐसा कोई बात लोगों को प्रैक्टिस करने मत बोलो। तो पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना। मतलब आप कोई भी अपने धर्म का इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो चैरिटेबल पर्पस के लिए भी, धर्म के नाम पे चैरिटेबल पर्पस का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, इंडिया में ये अलाउड किया गया। आप अपने धर्म का रिलीजन्स को डे टू डे प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके नाम पे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एंड टू एडमिनिस्टर सेल्फ प्रॉपर्टी, और उन अपने धर्म के लॉ के हिसाब से उन प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट भी कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 27 क्या बोला, नो पर्सन से बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। अच्छा, इंडिया में धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाए, जैसे वो उसमें होता था मुगल काल में जजिया लगता था। क्या होता था, हिंदू धर्म लोग जो अपने, क्योंकि वो पूरा मुस्लिम धर्म वाला व्यवस्था, हाँ, तो वो नहीं कर सकते आप किसी भी धर्म के लिए यहाँ पे बोला, ठीक है। यानी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह भी खोल सकते हो। हाँ, एजुकेशन से कमाई पे टैक्स लगेगा,
हाँ स्टेट गवर्नमेंट भी अपने फंड से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल के दे सकता है धर्म के नहीं, नो रिलीजियस इंस्टीट्यूट धर्म के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट खोल के नहीं दे सकता। मतलब गवर्नमेंट फंड से ये सब नहीं खुलेगा, अपने आपके फंड से लगाओ। हाँ एकदम, तो ये अलाउ किया गया। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 29, जहां पे बोला राइट ऑफ माइनॉरिटीज। इंडिया में माइनॉरिटीज का क्या राइट है, तो यह बताता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज को क्या क्या राइट्स मिला, तो उनके नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनके नाम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने का बात किया गया। यहाँ पे वही बोला ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have a right to establish and administer educational institute of their choice। मतलब माइनॉरिटीज को चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो या रिलीजन के बेसिस पे, वो लोग को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने का और उसको मैनेज करने का पूरा राइट है। हाँ In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of education institute established and administration by a minority, minorities को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पे प्रॉपर्टीज भी खरीदने का राइट है, ठीक है, वो भी अलाउ किया गया। State shall ensure that the amount fixed by the determined such under law for the acquisition of such property such would not restrict or abrogate the right guarantee under the clause। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि उन पे कुछ वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है फंड के यूज को लेकर, हाँ लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ब्रेक नहीं हो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन डिस्क्रिमिनेट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जब फंड देगा, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फंड दे रहा है, वो रिलीजियन बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, फिर सबको देगा। मतलब रिलीजन या लैंग्वेज दोनों के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। वो माइनॉरिटीज को जब फंड देगा तो ये नहीं बोलेगा कि अच्छा इस रिलीजन वाले माइनॉरिटी को ज्यादा देंगे, इसको कम, ये सब नहीं देगा, मान देगा। हाँ ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोला, ये कोर्ट का भी डिसीजन है। 11 बेंच का एक कोर्ट था, 11 बेंच का जजेस का, वो लोग बोला विथ राइट ऑफ माइनॉरिटी एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब माइनॉरिटीज को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का राइट है, ठीक है, ये बात इस कोर्ट केस में बोला। नेक्स्ट आया अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आता है फंडामेंटल राइट तो बढ़ा दिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, चेंज बदला जा सकता है। यहां पे बोला एग्जामिन द अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो बोला द एलिमेंट्री क्वेश्चन इज कंट्रोवर्सी हैज बीन वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल सो टू मेक अवे ऑन द बेसिस ऑफ राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो तुमको राइट दे दिया फंडामेंटल राइट, उनको बदला जा सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं जो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में बोला उससे अलग करके कुछ। एक कंट्रोवर्सी ये है, सुनो अभी पहले पढ़ रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी ये है, बोला अनदर कंट्रोवर्सी है डील्स विद द एक्सटेंट स्कोप एंड अथॉरिटी। तो पहला कंट्रोवर्सी, सुनो मेरा बात, तुम सुनो ना, तुम पढ़ने मत बैठो, तुम लाइन को पढ़ क्यों रहे हो, तुम सुनो पहले शांति से। दो मेन प्रॉब्लम्स है, दो मेन कंट्रोवर्सी है, दो चीजों को लेकर लोगों को कंफ्यूजन है। पहला, क्या फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है, दूसरा अगर बदला जा सकता है तो कितना एक्सटेंड स्कोप और अथॉरिटी है पार्लियामेंट को कितना पावर है इसको बदलने का, किस हद तक बदला जा सकता है, ठीक है। इन दोनों ही कंट्रोवर्सी में हमेशा पंगा रहा है, हर बार सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इसके ऊपर कोई ना कोई जजमेंट दी है, ठीक है। तो ये अलग अलग केस लॉ में समझेंगे कि क्या बोला कोर्ट फंडामेंटल राइट को बदलने का। तो देखो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ, द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट पर्पट टू द एब्राइज द फंडामेंटल राइट। जब पहली बार इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को बदला गया पार्लियामेंट से, तब इस बात पे चैलेंज किया गया कोर्ट में कि फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर नहीं किया जा सकता, मतलब उनमें कोई चेंजेस पॉसिबल ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन आर्टिकल 368। सुप्रीम कोर्ट बोला आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि कितना बदलने का पावर है, ठीक है। तो दिखा क्या बोला कोर्ट उस आर्टिकल को पढ़ते हुए, बोला एन अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ
within the meaning of Article 13. An amendment is valid even if abides any fundamental right. बोला कि आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है और उसको बदलना फंडामेंटल राइट का हैम्परिंग नहीं है, ये वैलिड है। ठीक है। हाँ। और बाद में इसको अप्रूव भी किया गया हायर बेंच से भी। सुप्रीम कोर्ट में बेंच होता है ना, एक जज का बेंच, 3 जज का बेंच, तो हायर बेंच भी उसको अप्रूव किया इस बात को। एक बार ये हुआ था, जब पहली बार अमेंडमेंट हुआ था तब ये झगड़ा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आर्टिकल 368 में इसका पावर है, एक लाइन में याद करो, और ये वैलिड है। फिर दोबारा एक बार झगड़ा हुआ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, सुप्रीम कोर्ट प्रोस्पेक्टिवली ओवर रूल्ड इट डिसीजन इन शंकरी प्रसाद, लिया उल्टा हो गया। अब दोबारा जब केस तो आया, झमेला आया कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना ही उस शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाला बात को काटा और बोला and held that fundamental rights are outside the amendmentary process of amendment, take away or privilege of any of the right. क्या बोला? फंडामेंटल राइट्स आर आउटसाइड द मैंडेटरी प्रोसेस। अगर इफ दिया, अगर वो मेन राइट्स को ब्रेक कर रहा है तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। मतलब यहां पे कंप्लीटली ये नहीं बोला कि अमेंड कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने ही डिसीजंस को क्या किया? ओवर रूल किया। ओवर रूल क्या होता है? कोर्ट में बोलते हैं ना ओवर रूल्ड, मतलब जो बात बोल रहे हो उसको नहीं मान रहे। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को ओवर रूल करके बोला कि अगर वो तुम्हारे मेन राइट्स को टेक अवे कर रहा है, मतलब छीन ले रहे हैं, तो वैसा अमेंडमेंट वैलिड नहीं होगा। उस केस में फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट के पावर से बाहर है। इट ऑल्सो एडेड दैट आर्टिकल 368 मेयरली लेज डाउन द प्रोसीड्यूर। सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपना बात को पलटते हुए बोला कि आर्टिकल 368 में खाली प्रोसीड्यूर बताया है कि अमेंडमेंट कैसे होगा। आर्टिकल 368 ये नहीं बोल रहा है कि अमेंडमेंट अलाउड है कि नहीं। लेकिन अब एक बात है देवराज, अगर आर्टिकल 368 ये बता रहा है कि अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स अमेंडेबल तो है। हाँ। वरना प्रोसेस ही क्यों बताता? जब अगर अलाउड ही नहीं होता, अगर ये बोलना चाहता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, तो ऐसा उसका प्रोसेस भी तो नहीं बताता। हाँ। तो कोर्ट इस बात को माना कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल तो है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट को छीन ले, ऐसा अमेंडमेंट हो कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट को तुमसे छीन ले, हाँ। तो फिर वो अमेंडमेंट अलाउड नहीं, तब उस अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते। तो मतलब नया केस लो। अच्छा, एक बात ध्यान रख लेना, कोर्ट मैटर में एक नियम चलता है कि जो लेटेस्ट कोर्ट का डिसीजन है वो मेन हो जाता है, पुराने वाले को हटा दिया जाता है। हाँ। अगर कोर्ट पहले एक डिसीजन दिया और उसके बाद कुछ दिन के बाद नया एक डिसीजन दिया, तो नया वाला वैलिड हो जाएगा, पुराने वाला डिसीजन का वैलिडिटी नहीं रहता। ओके। लॉ में ये नियम चलता है, क्योंकि कोर्ट लेटेस्ट जो बोला है वो मान्य होता है ना। तुम्हारा स्कूल जैसे बोला है कि मंडे से एग्जाम चालू है, और फिर लेटेस्ट नया आगे फिर 2 दिन बाद आगे बोला नहीं मंडे नहीं, ट्यूसडे से चालू करेंगे, तब ट्यूसडे वाला वैलिड हो जाएगा ना, मंडे वाला तो वैलिड नहीं रहेगा ना। हाँ, तो पॉइंट इज, आपको स्टूडेंट आके ये बोलेगा स्कूल मना तो नहीं किया था मंडे से नहीं करेंगे। मान लो स्कूल पहला दिन बोला एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, 10 तारीख को बोला एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, कमिंग मंडे, और फिर 11 तारीख को बोला एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम कमिंग ट्यूसडे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मंडे से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा ना। तुम यही मानेगा ना नहीं होगा। अब कोई स्टूडेंट मंडे स्कूल पहुंच के बोले स्कूल मना तो नहीं किया था कि मंडे से होगा नहीं। अरे भाई, जब ये बोला ट्यूसडे से होगा, इसका मतलब क्या है? कि मंडे से नहीं होगा। मतलब तुम चीजों को पढ़ते कैसे हो, इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? तुम्हारा कॉमन सेंस तो ये बोलेगा ना कि अच्छा इसका मतलब मंडे नहीं होगा। तुम्हारा कॉमन सेंस ये थोड़ी ना बोलेगा अच्छा इसका मतलब मंडे से भी हो सकता है, ट्यूसडे से भी हो सकता है। मतलब जिस दिन स्टूडेंट का मर्जी उस दिन आके एग्जाम दे लेना, ऐसा तो नहीं होगा। तो यही तो लॉ में भी होना चाहिए ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दिया है 2012 में और फिर 2015 में एक नया डिसीजन दिया है, उससे उल्टा या उससे डिफरेंट, तो ऑब्वियस बात है वो डिफरेंट वाला फिर प्रिवेल करने लगेगा। तो यहां पर भी यही हुआ, क्योंकि पुराना जो केस जो बोल रहा है ऊपर में,
वो सज्जन सिंह वाला केस लो, हाँ ऊपर जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं जो केस लो, शंकरी प्रसाद वाला केस और जो सज्जन सिंह वाला केस, इन दोनों केस लो में क्या बोला, अमेंडेबल है क्योंकि आर्टिकल 368 बोल रहे हैं। हाँ अब नया बेंच क्या बोल रहा है, नया टाइम पे मतलब फर्दर आफ्टर कुछ दिनों के बाद कि अमेंडेबल तो है लेकिन फंडामेंटल राइट्स को पूरा छीन ले वैसा अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ सर। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, देखो पूरा स्टोरी समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है तुम्हारे लिए। अब गोलकनाथ वाला जो केस है, सेकंड केस, वहां कोर्ट तो बोल दिया कि अमेंडेबल तो है लेकिन पूरा छीन ले वैसा अमेंडमेंट अलाउड नहीं होगा। हाँ अब पार्लियामेंट क्या किया तुम्हारा, देखो, टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ गोलकनाथ केस, इस केस लॉ का इफेक्ट को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट पास किया, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। और 24th अमेंडमेंट जब किया कॉन्स्टिट्यूशन को, वहां क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन चेंजेस इन आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368, और पार्लियामेंट को पावर दे दिया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का। लो तुम्हारा पार्लियामेंट 3/4, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना इतना आसान नहीं है, उसको अमेंडमेंट मतलब तुम्हारा अपर हाउस लोअर हाउस दोनों का मिलके मीटिंग हो और उसमें 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन पास हो, हाँ जो कि इतना सीधा नहीं है, लेकिन ये लोग कर पाया, मतलब सारे नेता लोग रेडी हुए। हाँ अब क्या डिसीजन लिया है कि पार्लियामेंट को पावर होगा फंडामेंटल राइट्स को बदलने का, हाँ एक्स्ट्रा पावर लिया है ये लोग। ठीक है, मामला फिर कोर्ट में गया। स्टोरी चल रहा है देखो पूरा। तो इस कहानी को ना केस लॉ के नाम से याद करना बेटा, तुम्हारे काम आएगा कहीं ना कहीं लिखने में। ओके, पहला केस क्या हुआ, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, ये दो केस है, दो केस, ये ध्यान रख, ये जो पहला अमेंडमेंट का बात हो रहा है ना एकदम पहला, हाँ यहाँ पे दो केस का, पहला केस का नाम ही दिया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और फिर सेम डिसीजन कोर्ट सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में दिया। ओके, तो तुम याद कर केस लो कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी कोर्ट बोला कि फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट हो सकता है क्योंकि आर्टिकल 368 बोलता है, और यही सेम बात उन लोग सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान गवर्नमेंट के केस में बोला, स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर इसको गोलकनाथ केस में और उसको और ऊपर लेके गए एक लाइन, देखो यहाँ ये कभी नहीं बोला गोलकनाथ केस में ये होगा ही नहीं अमेंडमेंट, ये लोग क्या बोला, अमेंडमेंट तो होगा, क्योंकि देखो आर्टिकल 368 प्रोसेस बता रहा है कैसे अमेंडमेंट होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट छीन ले वैसा अमेंडमेंट नहीं होगा। तो फिर तुम्हारा पार्लियामेंट उस केस को नलिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अमेंडमेंट करके एक फंडामेंटल पावर लिया है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर ले लिया। अब नया केस है, और ये केस तुम्हारे इंडिया में बहुत बड़ा बेंचमार्क है, केशव नाम भट्टी, ये नाम याद रखना, ये तुमको बहुत बार मिलेगा इस चैप्टर में। तुम बुक पढ़ते हो ना, बुक, हाँ ये नाम पढ़ा है मैंने, ये नाम बहुत बार आएगा, क्योंकि ये केस लॉ वन ऑफ द बेंचमार्क केस लॉज है इंडिया में। यहाँ पे क्या हुआ देख, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, होल्डिंग दैट पार्लियामेंट can amend any part of the constitution including the fundamental right, but the court made it clear that parliament cannot alter the basic structure framework of the constitution। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या वो समझिए। तो पहले क्या हुआ है, केशवनाथ भारती केस में कोर्ट बोला है पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर रखो अपने पास, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते। तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो सोवर्जिनिटी, सेकुलरिज्म, फ्रीडम, वो है ना, वो चेंज नहीं होता, प्रियम्बल में जो लिखा है वो चेंज नहीं हो सकता बस। अब फिर पार्लियामेंट इसको ब्रेक करने के लिए फिर पार्लियामेंट में कुछ पास किया है लोग बैठ के, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दिस लिमिटेशन, कोर्ट लिमिटेशन लगा दिया, तो इसको फिर नलिफाई करने के लिए 42nd अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में,
और 2 नया क्लॉज ऐड हुआ आर्टिकल 368 में। क्या? नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर और आफ्टर 42nd अमेंडमेंट शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। बाप रे, ओके बोला इस अमेंडमेंट के पहले जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो क्या लिखा है? न्यू क्लॉज ऑफ आर्टिकल 65 न्यू क्लॉज इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर द 42nd अमेंडमेंट। इस 42nd अमेंडमेंट के पहले जो भी अमेंडमेंट इंडिया का पार्लियामेंट किया है उसको कोई कोर्ट में क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। मतलब ये लोग इस बात को रोक दिया कि मामला कोर्ट में जाए नहीं फिर। ओके मतलब ये सब स्टॉप कर दिया। हाँ, मतलब पार्लियामेंट इस तरीके का एक क्लॉज ऐड कर दिया कि 42nd अमेंडमेंट के पहले जितना भी अमेंडमेंट हुआ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का, उन सबको कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते। मतलब कितना चालू माल है, कोर्ट में चैलेंजिंग ही रोक देता है। हमारा प्रॉब्लम यही है, पता है, पार्लियामेंट का। बात तो ये लोग करते हैं कि हम लोग बहुत इंडिया में बहुत चीज क्या बोलते हैं, सब चीज का आजादी है, डिसीजन मेकिंग हम लोग बातचीत से करते हैं। हाँ लेकिन लोग गुपचुप तरीके से पार्लियामेंट में ये काम बड़ा गजब करता है। कुछ कुछ केसेस में जब इनको लगता है ना कि हमारा पॉलिटिकल पावर छीना जाएगा, वहां ये लोग बुद्धिमानी वाला बात करते हैं कि कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते, वैसे ही अमेंडमेंट ले आते। जैसे यहाँ एक केस है, और ये कौन किया होगा? ये तब का बात हो रहा है जब इंडिया में बीजेपी कोई नहीं था उस तरीके से, उतना पावर में कोई नहीं था, लेकिन उतना पावर में कोई नहीं था। तो हमको नाम लेने की जरूरत नहीं यहाँ पे कौन लोग नौटंकी मारा। हाँ समझ गया सर। हाँ, और अब देख लेटेस्ट में आ जा 2016 में सुप्रीम कोर्ट फरवरी महीना में बोलता है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को जो फॉरेन से चंदा मिला हाँ वो पूरा का पूरा इलीगल है। और नाम लेके बोला बकायदा, हम कोर्ट का मैटर है, हम नाम बोल सकते हैं यहाँ पे, बीजेपी एंड कांग्रेस, दो नाम लिया, एकदम प्योरली नाम लेके बोला कोर्ट, नाम लेके दोनों पार्टी की, कहीं छुपा हुआ नहीं है ये चीज। मतलब ऐसा नहीं बोला कि ऑल या हेन तेन, कुछ कोई घुमा फिरा के इंडियन कोर्ट बात ही नहीं की, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम लेके बोला इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिला है फॉरेन से पूरा का पूरा इलीगल है। तुरंत ये लोग क्या किया, मार्च महीने में, कोर्ट फरवरी में बोला हम लोग को पूरा डिटेल दीजिए आपको, कोर्ट मांगा। 6-7 से अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नियम क्या बनता है, आप पब्लिक से चुने हुए पार्टी हो, आपको पूरा डिटेल देना चाहिए कोर्ट में, पब्लिक के सामने आया पूरा डिटेल। दिक्कत क्या है? नहीं, जो एक दूसरे को हर बात के लिए अपोज करते हैं बैठ के, वो लोग तुरंत पार्लियामेंट में डिसीजन पास करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का फॉरेन चंदे का डिटेल सुप्रीम कोर्ट नहीं मांग सकता। ओके देखो कितने बड़े हमारे पॉलिटिशियन धूर्चट लोग हैं, और इंडियन पब्लिक इनको अपना भगवान मानता है। ये पॉलिटिकल रैलीज में खाली बात करते हैं कि पब्लिक को हर चीज का पावर है, हम जनता के सेवक हैं, वी आर सर्वेंट ऑफ द पीपल्स। तो फिर सर्वेंट को, पीपल को पूरा डिटेल देने का ड्यूटी बनता है, नहीं दिए। अब उसके बाद आ जाए अभी रिसेंट टाइम 2023, 22, 23, 24, जहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट डंडा घुमाया दूसरे तरीके से। सुप्रीम कोर्ट देखा वहां का रास्ता चलो बंद कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा मैटर को उल्टा तरीके से लेकर आया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे, कि पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा मिल रहा है उसका डिटेलिंग चाहिए, और पब्लिक को जानने का हक है किससे किस पार्टी को चंदा मिला। बड़ा बड़ा चंदा जो मिला पॉलिटिकल पार्टी को, किससे किससे मिला वो डिटेल जानने का पूरा हक है। तो तुरंत पार्लियामेंट में हमारा इस बात, तो इन लोगों का पावर चला नहीं क्योंकि लोग पार्लियामेंट में बिखरा पड़ा है, एक दूसरे का सपोर्ट में आ नहीं पाया, वरना इसके लिए भी लोग तुरंत अमेंडमेंट करके बिल पास कर देता कि नहीं मांग सकता डिटेल। लेकिन ये लोग इस बार नहीं चला, तो ये लोग कोर्ट में जाके खाली इतना बोला, पब्लिक को जानने का राइट ही नहीं। ये बकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, पीपल डोंट हैव अ राइट टू नो डिटेल अबाउट दिस फंडिंग, डोंट हैव अ राइट, पब्लिक को जानने का हक नहीं। ये बकायदा हिंदी में वर्ड यूज हुआ। वेरी गुड।
हम अभी भी एक बात बोलते हैं देवराज, हमको नहीं जानना उनको कितना मिला, बट फिर तुम लोग खाली ये जानना बंद कर दो कि बिजनेसमैन जो अपना जीएसटी भरा, बिजनेसमैन जो इनकम टैक्स भरा, आप उसका डिटेल मांगना बंद कर दो। जो भर दिया वो चुपचाप मांगो। हम भी मान लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिला वो हमको भी जानने का राइट नहीं। हम नहीं मांगेंगे आपसे, हमको कुछ नहीं जानना। आपको 2000 करोड़ मिला कि 20,000 करोड़ मिला, डजंट मैटर टू मी। लेकिन फिर आप पब्लिक का जानना मांगे, इक्वालिटी का बात पे आ गई, फिर देखते हैं किसका हिम्मत चलता है। ये सब नौटंकी भाई लोग, ये लोग फिर बिल पास किया। आ जाओ आंसर के ऊपर। इसमें क्या अमेंडमेंट किया कि पुराना जो भी चेंजेस हम लोग किए हैं उसको जानने का कोई हक नहीं, कोर्ट में क्वेश्चन ही नहीं होगा। न्यू क्लॉज डिक्लेयर दैट शेल बी मेड लिमिटेशन whatever of the constitutional power of parliament to amend by way of addition, variation to repeal the provision of the constitution made under the article 368। मतलब पुराना बात किसी को कोई जानने का हक नहीं है, पार्लियामेंट कुछ भी पास कर सकता है। फिर केस आया मिनरल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट यूनियनिमसली हेल्ड द क्लॉज 4 and 5 of article 368 and section 55 and 42 amendment of the unconstitutional trespassing of limit of amending the power। सुप्रीम कोर्ट यूनियनिमसली बोला, मतलब हाईएस्ट बेंच बैठा और सारे जज मिलके बोले कि ये जो लिमिटेशन लगाया गया है ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये डिस्ट्रॉय और डैमेज कर देगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को। एक और लास्ट केस वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर द 24/4/1973 by which 9th schedule was amended from time to time to include various act regulation were open to challenge on the ground that any one or more them beyond the constitutional power of parliament since they damage the basic essential feature of the constitutions of India। यहाँ पे ये लोग बोला कि जो भी पार्लियामेंट डिसीजन पास कर रहा है वो सारा चैलेंज करने लगेगा। हम ये नहीं बोलते हैं पार्लियामेंट डिसीजन पास मत करो, सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली बोला। हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है, बट अगेन पार्लियामेंट जो भी पास करे उसको चैलेंज करने का पावर पब्लिक को है। आप ये डिसीजन नहीं ला सकते कि आप चैलेंज ही नहीं कर सकते कोर्ट। और यहां सुप्रीम कोर्ट एकदम परफेक्ट राइट है। हम बिल्कुल मानते हैं नेताओं को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलने का, लेकिन अगर वो बदले और पब्लिक को लगे ये गलत बदला, उसको कोर्ट में चैलेंज ना कर पाए, ये बेवकूफों वाला बात होती। तो ये बोला गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। तो सर अल्टीमेट आंसर क्या होगा, मन में आ रहा हो? अल्टीमेट आंसर ये लास्ट वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो पार्लियामेंट, लेकिन चेंज करने का, चैलेंज करने का राइट भी रहेगा। तो वो जो लोग पास किया कि चैलेंज करने का राइट नहीं होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट हटा दिया। इसके बाद पार्लियामेंट इसको लेकर तो और कुछ पास नहीं किया। चलो ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट गवर्नमेंट्स का, सॉरी गवर्नमेंट का, स्टेट माने कोई भी गवर्नमेंट है ना, उनके पास डायरेक्शन देने का प्रिंसिपल्स है। So it is correct to say that directive principle of state policy have to conform to and run and subsidiary of fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स पूरा फॉलो हो, इस बात का डायरेक्शन देने का पावर स्टेट्स को है, यानी गवर्नमेंट्स को है। यही बात यहां पे बोल रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन। ये पार्ट 3 में लिखा हुआ है। तुमको रेस, प्लेस, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दिया है कि वो डायरेक्शंस पास करे इसके लिए। कोर्ट बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस बनाने का पावर है कि कैसे वो लोगों को ये फंडामेंटल राइट पहुंचाएगा। इसके लिए लॉ पास करने का पावर उनको है। सिंस डायरेक्टिव इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। अच्छा, कोर्ट बोला ये हमारा एनफोर्सेबल पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यहां से खुद को पीछे खींचा, बोला ये डायरेक्शन देने का पावर हमको नहीं है, ना हम लोग इसके ऑब्जर्वर हैं कि ये डायरेक्शन ठीक से दिया गया है कि नहीं। तो ये पावर
स्टेट्स को है वही करे, मतलब हर टाइप का गवर्नमेंट को है वही करे, सेंट्रल, स्टेट और म्युनिसिपल एंड अदर, उनको है वही करे। हाँ, जब चैलेंज करेगा कोई कोर्ट में तो हम देखेंगे, हम खुद से बैठ के नहीं पकड़ेंगे आप ये डायरेक्शन क्यों दिए, वो डायरेक्शन क्यों दिए। जैसे मान लो दुर्गा पूजा के टाइम में पब्लिक को किस रूट से ट्रैवल करना है, इसका पावर पुलिस को और स्टेट गवर्नमेंट को है। हाँ बिल्कुल है। तुमको अचानक बोल सकता है राजा बाजार में यहां से घूम के मत जाओ, वहां से घूम के जाओ। तुमको बिल्कुल बोल सकता है हावड़ा स्टेशन में यहां से नहीं वहां से घूम के जाओ। तो वैसे ठीक है, करो, बिल्कुल करो, स्टेट गवर्नमेंट बनाओ उसका पॉलिसीज एंड ऑल, पुलिस बनाए उसका पॉलिसीज, म्युनिसिपलिटी बनाए उसका पॉलिसीज। लेकिन अगर कोई कोर्ट में चैलेंज करेगा देन वी विल सी इट। तो ये बोल क्या पावर्स प्रिंस गाइडलाइन बनाने का पावर ऑलवेज स्टेट को है कि कैसे फंडामेंटल राइट को फॉलो किया जाए। ये केस लॉ में भी बोला, मद्रास वर्सेस चंपाकरण दोरा राजन केस में, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कंफर्म एंड रन एज अ सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट। वो ये बोला कि फंडामेंटल राइट का सब्सिडियरी है वो डायरेक्शंस, फंडामेंटल राइट को ओवरकम नहीं कर सकता। एंड बिकॉज लेटर आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट को कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टिव्स को नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को फोर्सफुली प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करवा सकता, फंडामेंटल राइट्स फॉलो करा सकता है। यानी सीधा बात में एक लाइन में बात करें, डायरेक्टिव्स बनाने का पूरा राइट है स्टेट्स को, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं हो जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे। मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकता। नहीं, ये घुमा फिरा के ये बोला। अब आया तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज के आगे ज्ञानबाजी का आंसर। देखो अब तक तुम्हारा हक का बात तो बहुत पढ़ लिया, अब एज ए इंडियन सिटीजन तुम्हारा फर्ज का बात करें। ड्यूटीज। हाँ, ड्यूटीज। तो बोला फंडामेंटल ड्यूटीज आर इम्पोज्ड ऑन सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब तुम इनको भी तुम बोल नहीं सकता हम करे नहीं करे मेरा मन। डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एनुमरेट्स ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैन इट बी एनफोर्स्ड थ्रू रिट्स? मतलब क्या कोर्ट इसको डिसीजन पास करके जबरदस्ती करवा सकता है? हाँ, क्योंकि फंडामेंटल है, आर्टिकल में लिखा हुआ है, सब हर सिटीजन को अवॉइड करना पड़ेगा। पहला बोला कि हर सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करे, इंडिया का हर इंस्टीट्यूशन का इज्जत करे, मतलब कोर्ट, पार्लियामेंट, नेशनल फ्लैग का इज्जत करे, नेशनल एंथम का इज्जत करे। हम लोग इस बात को चेरिश करें, मतलब खुश हो इस बात पे कि हमारे जो नेशनल स्ट्रगल से कितना देश के लिए लड़े, इस बात पे खुश होना चाहिए हमको। हम अब यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोविजिनिटी का रिस्पेक्ट और उसको प्रोटेक्शन करें, देश का एकता, देश का इंडिविजुअलिटी को, मतलब हर लोग अपना अपना अलग अलग कल्चर के लोग उनको प्रोटेक्ट करें, देश को रक्षा करें, नेशनल सर्विसेज दे देश के लिए, हार्मोनियस स्पिरिट और ब्रदरहुड में रहें, रिलीजियस हेन तेन को लेकर लड़ाई झगड़ा में नहीं रहे, रिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटिव डिग्निटी ऑफ वुमेन, वो लेडीज लोग का उल्टा सीधा कमेंट पास नहीं करें, देश का हेरिटेज को प्रिजर्व करें, मतलब जैसे हावड़ा ब्रिज, ताजमहल, हेन तेन जो भी है उनको प्रिजर्व करें, उनको खराब नहीं करें, फॉरेस्ट, लैक्स, वाइल्ड लाइफ इनको बर्बाद नहीं करें देश का। ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ का बात करें, हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी हो तो पुलिस को मदद करें, साइंटिफिक लॉजिक पे काम करें, उठ पटांग बात नहीं करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करें, तोड़फोड़ नहीं करें जो सबसे पहले तोड़ा जाता है, टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस ऑफ स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द नेशन। देश को तरक्की के लिए जो भी हम लोग काम करें वो देश, उसमें देश का तरक्की होना चाहिए। सबको एजुकेशन का राइट मिले, तो पेरेंट और गार्जियन का ड्यूटी बनता है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को पढ़ाए, मतलब उनको डायरेक्ट काम वाम में नहीं डाल दे। सिंस द ड्यूटीज आर इम्पोज ऑन द सिटीजन्स, ये ड्यूटी किसका है? गवर्नमेंट का, स्टेट का कि सिटीजन्स का? सिटीजन का। वही बोला भी है, देखो कोर्ट, सूर्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट बोला कि ये हर चीज
आप ये नहीं बोल सकते स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करा पा रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो नहीं करा पा रहा पब्लिक से। अरे पब्लिक से फॉलो नहीं करा पा रहा मतलब ये पब्लिक का ड्यूटी है कि खुद से फॉलो करे ये सब चीज। हाँ ठीक है, बोलो तो इसका पेनल्टी पनिशमेंट जेल में डालना जो करेगा करेगा, जो भी ये ड्यूटी को हैम्पर करेगा। लेकिन पहला बात ये गवर्नमेंट का ड्यूटी नहीं है कि लोगों से इसको पूरा करवाए, ये खुद पब्लिक का ड्यूटी है, कोर्ट बोला। मतलब कल को रास्ता में कोई तोड़फोड़ कर दे तो आप हम लोग तो ब्लेम कर देते हैं ना, हाँ स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस क्या कर रहा है। हाँ ठीक है, उनका काम है उसको पकड़ना, जेल में डालना या रोकना, लेकिन ये पहला ड्यूटी किसका है? पब्लिक का। तो ये बात यहाँ पे बोला, ठीक है ना। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट आया पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हैं प्रेसिडेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बैठा है गवर्नर। हाँ तो इनका पावर्स क्या है? स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन पास करेगा वो सब वहां से साइन हुए बिना एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजन पास करेगा गवर्नर का साइन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन पास करेगा प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। यही बात यहाँ पे बोला। तो प्रेसिडेंट shall have power to legislate by ordinance at a time to time when it is not possible to have parliament enacted। जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा हो, मान लो अभी होता है ना हर समय, तो पार्लियामेंट तो पूरा साल तो एक्टिवेट नहीं रहता ना, लोगों तो सेशंस बैठता है ना, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो बीच बीच में ऑफ भी रहता है पार्लियामेंट। हाँ, तो जब पार्लियामेंट ऑफ रहेगा तो प्रेसिडेंट को पावर होगा कि वो ऑर्डिनेंस से कोई भी डिसीजन को पास करे। हाँ, लेकिन इसका जैसे ही पार्लियामेंट बैठेगा फिर इस ऑर्डिनेंस से पार्लियामेंट में वापस उसका पास होना जरूरी है। मतलब जब पार्लियामेंट नॉट इन अ सेशन तो प्रेसिडेंट को पावर है, लेकिन जब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगा तब तुरंत उसके ऊपर जो भी करना है वो पार्लियामेंट करेगा। तो यानी प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, लेकिन कुछ पिक्युलरिटीज के साथ। तो उनका जो भी ऑर्डिनेंस होगा वो पूरा लॉ, जैसे पार्लियामेंट एक्ट पास करता है वैसे ही माना जाएगा। उसके बाद जब पार्लियामेंट बैठेगा तो दोनों हाउस के सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा उस ऑर्डिनेंस को। अब पार्लियामेंट में वोटिंग होगा, ठीक है। सच ऑर्डिनेंस टू ऑपरेट। अच्छा, अगर मान लो 6 वीक हो गया, ऑर्डिनेंस पास हुआ, 6 सप्ताह बीत गया, पार्लियामेंट बैठा ही नहीं अब तक, तब फिर वो ऑर्डिनेंस वहां एक बार रोक दिया जाएगा, या फिर पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर दिया तो भी रोक दिया जाएगा। When two houses of parliament assemble on 2 different dates, the period of 6 weeks to be reckoned from the later of 2 dates। अब मान लो पार्लियामेंट का अपर हाउस तो 6 जनवरी को बैठ रहा है, लोअर हाउस 11 जनवरी को बैठ रहा है, और 6 सप्ताह जो खत्म हो रहा है वो 8 जनवरी को खत्म हो जा रहा है। तो दोनों में से जो पार्लियामेंट का लेटर डेट है वहां से वो 6 सप्ताह गिनने का बात हो रहा है। सच ऑर्डिनेंस में भी विड्रॉ बाय द, अच्छा प्रेसिडेंट खुद कभी भी विड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंस को। सच ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, प्रेसिडेंट अब ऐसे नहीं कि पावर दे दिया तो जब मर गया तब ऑर्डिनेंस पास करता रहे, नहीं कर सकते हो, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस लेना पड़ेगा। अब आ गया गवर्नर सर के ड्यूटीज का और पावर्स का बात। तो द गवर्नर्स पावर टू मेक ऑर्डिनेंस गिवन आर्टिकल। अच्छा, गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस पास करने का पावर दिया गया। इनको ये पावर कौन दिया? प्रेसिडेंट सर। गवर्नर्स कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द स्टेट। अच्छा, वही सेम बात, जब स्टेट का दोनों हाउस नहीं बैठ रहा हो तब गवर्नर्स को भी ऑर्डिनेंस पास करने के पावर है। सेम बात यहां भी लिखा, द ऑर्डिनेंस प्रोमulgated अंडर दिस आर्टिकल शेल हैव सेम फोर्स। जो स्टेट लेजिस्लेचर को जो ऐसा डिसीजन पास, जो उनका डिसीजन का वैलिडिटी होता है, वैसा ही गवर्नर सर के ऑर्डिनेंस के पास क्या होगा? वैलिडिटी होगा। ठीक है, यहां भी 6 सप्ताह वाली बात किया। गवर्नर सर खुद तो उसको विड्रॉ कर ही सकते हैं, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से डिसीजन लेंगे बात करके। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही बात की। ठीक है, अब आता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। यहाँ स्टेट्स का मतलब स्टेट्स का बात हो रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब का बात हो रहा है। ठीक है, स्टेट बोले ना तब गवर्नमेंट बोलती है, स्टेट्स बोले मतलब वो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोला अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ इवन टू सब्जेक्ट टू एनुमरेटेड स्टेट लिस्ट।
डिस्कस द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। तो कब कब सेंट्रल यूनियन को ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर एक डिसीजन पास करे। देखो नॉर्मली स्टेट को रन करने का पावर हर स्टेट गवर्नमेंट को ही है, उसमें कोई किंतु परंतु लड़ाई का बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कब कब स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिसीजन को कैंसिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसीजन एप्लीकेबल कर सकता है, या बोल सकता है इन मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगा। भाई मैटर रिलेटेड टू स्टेट्स है, मैटर रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस पे डिसीजन नहीं लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। ऐसा कर सकता है? हाँ कर सकता है, ये पावर दिया गया। लेकिन ऐसा हर समय नहीं कर सकते ना। तो तुम पहले बोलो नॉर्मली कि नहीं कर सकते, तुम्हारा आंसर ऐसे स्टार्ट होगा। तुम नॉर्मली बोलोगे स्टेट लेजिस्लेचर को अपना अपना स्टेट के लिए रूल बनाने का पावर है, ठीक है। लेकिन कब कब सेंट्रल अपना पावर को एनफोर्स कर सकता है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में हो रहा है। हाँ, लेकिन 2/3 पार्लियामेंट का मेंबर को फेवर में वोट करना पड़ेगा। ओके। और वो जो भी रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और 1 साल के बाद दोबारा वैलिड करना है उसको, तो फिर से पार्लियामेंट में डिसीजन मीटिंग बुलाओ और पास करो, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अगर इमरजेंसी का बात है, जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, याद है वो एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था? नहीं सर, इंदिरा गांधी की थी। याद नहीं मुझे सर। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि उस समय सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, सारा कंट्रोल। जब इंडिया वॉर स्टेट में वो वगैरह होता है ना, तब होता है। इंदिरा गांधी जो की थी वो तो इलीगल था, मतलब वो अचानक ऐसे ही बैठे बैठे बोल दिया अब सारा स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं होगा, सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब देश में मिलिट्री रूल टाइप का रूल लगा दिया। अच्छा, मतलब ये अभी जब कोरिया में जैसे हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो वो ऐसा अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए कोई कारण से, तो फिर पार्लियामेंट को पावर होगा। अगर 2 से ज्यादा स्टेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी इस मैटर में आप डिसीजन लीजिए, ओके, तब फिर वो पार्लियामेंट के पास पावर चला जाएगा। जैसे अभी कोई 2 स्टेट के बीच में जमीन को लेके झगड़ा था, हाँ, उस समय वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला आप डिसीजन लीजिए। द एनफोर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसी स्टेट पे एप्लीकेबल करना है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लेगा। स्टेट गवर्नमेंट अचानक फेल हो जाए काम ही करने में, उनका पूरा मशीनरी हट जाए, मतलब मान लो गवर्नमेंट हट जाए, अभी मान लो बंगाल गवर्नमेंट गिर जाए, मतलब प्रेसिडेंट रूल एप्लीकेबल बोलते हैं ना, तो प्रेसिडेंट रूल जब भी लगेगा तो फिर स्टेट में किसका पावर चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब करेगा तो प्रेसिडेंट की पावर सारा काम, लेकिन अल्टीमेटली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया, मतलब तो ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस द ब्रीफ रूल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेचर। यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। तुम वो काम कभी भी इनडायरेक्टली नहीं कर सकते जो तुमको डायरेक्टली अलाउड नहीं है। ये बात इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ये एक डॉक्ट्राइन है, मतलब टाइप का लॉ है। If a legislation has no competence to pass a law to a subject, it cannot pass a law on that subject by merely purporting to within the limit of power. अगर किसी चीज पे स्टेट गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं है, किसी भी स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट गलती बोल गया, किसी भी स्टेट को, मतलब सेंट्रल स्टेट या कोई भी वो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को, अगर उस चीज में डिसीजन लेने का डायरेक्टली पावर नहीं है, तो घुमा के इनडायरेक्टली कोई वे में डिसीजन पास नहीं कर सकते। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बोला है ना कि रेलवे यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, रेलवे रिलेटेड डिसीजन पार्लियामेंट लेगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि रेलवे चलता तो स्टेट में भी है, अरे चलता तो स्टेट में ही है, सेंट्रल बोल के कोई जगह थोड़ी नहीं। अब बंगाल में रेल चल रहा है तो ममता बनर्जी बोले कि जमीन तो बंगाल का है,
तो यहाँ बंगाल के जमीन से ट्रेन जा रहा है, हम यहाँ पे पटरी बिछाने का परमिशन नहीं देंगे, या यहाँ पे पटरी नहीं वहां से पटरी ले जाओ, हाँ क्योंकि बंगाल का जमीन है। हाँ बोल सकते हैं। क्या ये कर सकता है? लेकिन नहीं नहीं, एग्जैक्टली आंसर इज नो। क्योंकि रेलवे के मैटर में स्टेट गवर्नमेंट को कोई बात बोलने का राइट ही नहीं है, तो इनडायरेक्टली भी घुमा फिरा के नहीं ला सकता। सिर्फ पार्लियामेंट को राइट है, मतलब पार्लियामेंट ही कुछ कर सकता है। यही बात यहाँ बोलना चाहता था कि स्टेट गवर्नमेंट घुमा फिरा के नहीं बोल सकता। एक्सप्लेन द पिथ एंड सब्सटेंस रूल हेल्प बाय ए डिसाइडेड केस लॉ। पिथ एंड ये रूल क्या है? आप देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस मीन्स वेयर अ लॉ इज रियलिटी एंड सब्सटेंस फॉल विद इन एन आइटम ऑन विच द लेजिस्लेचर which enacted the law is competent to legislature, the such law shall not become invalid merely because it incidentally touches the matter outside the competency of legislature। अब उल्टा बोला ही, ऊपर वाला बात क्या बोला था, कलरेबल लेजिस्लेचर, कि जहां यूनियन को पावर है वहां से यूनियन के पावर चलेगा। जिस जगह जिस स्टेट को पावर नहीं है वो इनडायरेक्टली भी अपना पावर को यूज नहीं कर सकता, अगर डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहां उल्टा बोला कि जहां पे स्टेट को पावर है वहां स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले सकता है। हाँ, बस इस बात पे नहीं अटक जाएगा कि थोड़ा सा एक पार्ट है जहां पे उसको पावर नहीं, तो थोड़ा सा एक पार्ट पे अगर उसको पावर नहीं है, मतलब बाकी मैक्सिमम जगह उसको पावर है, तो वो थोड़ा सा पार्ट के लिए पूरा वाला बात रोक नहीं दिया जाएगा। जैसे पोस्टल, टेलीफोन, ये सब को रिलेटेड पावर स्टेट गवर्नमेंट को है। ये सब पब्लिक लिस्ट में आता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन का काम, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, राजस्थान लेजिस्लेचर पास द लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ साउंड एम्पलीफायर्स। बोला कि पब्लिक हॉस्पिटल के बगल में, पब्लिक स्कूल के बगल में ना, अब वो बहुत ज्यादा म्यूजिक वाला काम नहीं कर सकते। लेकिन वो स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ऐसा होता है ना, बहुत सारा स्कूल, नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। अब केंद्रीय विद्यालय बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल के अंदर साउंड बजेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर में आता है। केंद्रीय विद्यालय पे किसका पावर चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, अब केंद्रीय विद्यालय का वो स्कूल है कहाँ बना हुआ? राजस्थान में। तो राजस्थान गवर्नमेंट का भी रूल है वहां पे। तो राजस्थान गवर्नमेंट एक डिसीजन पास किया कि साउंड वाला चीज इस एरिया में इतना जोर से नहीं बजेगा, इसका साउंड रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। रात के 11 बजे आवाज नहीं बजेगा, या इससे ज्यादा आवाज नहीं होगा, लगा दिया। लेकिन केंद्रीय विद्यालय बोलता है केंद्रीय विद्यालय पे आपका रूल नहीं चलेगा, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। क्या होगा यहाँ पे अल्टीमेटली? सेंट्रल गवर्नमेंट का बात मानेगी, स्टेट लेजिस्लेचर का बात एप्लीकेबल हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का बात मानेगा? नहीं, स्टेट का। हाँ, मेजर एरिया पूरा स्टेट का है ना, तो स्टेट के बात मानेगा। हाँ, वो स्टेट के अंदर एक स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसका मतलब देखो, यही तो बोलना चाहता है। ऊपर वाला लॉ ये वाला लॉ में कंफ्लिक्टिंग है। ऊपर वाला लॉ बोलता है कि जस्ट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में आते हैं इसलिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल सकता। तो देखना पड़ेगा वो मेजर पार्ट किसका है। रेलवे एक मेजर पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब रेलवे का पटरी बिछाने का बात पे स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाने लगा तो बड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगा? फिर तो जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पार्टी का है, स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी का है, वहां तो झगड़ा अलग ही लेवल पे चला जाएगा। तो बोला कि नहीं, यहाँ पे सेंट्रल का पावर चलेगा। तो यहाँ एक लॉ ले आया, कलरेबल लेजिस्लेचर, और उल्टा बोला कि अगर एक छोटा पार्ट में सेंट्रल का रूल है और मेजोरिटी पार्ट में पूरा स्टेट का ही बात हो रहा है, तो वहां स्टेट का बात चलेगा। अब एक स्कूल का जब तुम एग्जांपल पिक कर रहा है, वो स्कूल एक बिल्डिंग है बेटा, खाली उसका दायरा केवल वो बिल्डिंग और वो जो कैंपस है उतना ही है, पूरा का थोड़ी ना। तो वो बोल देगा हम तो मर गया उतना साउंड बजाएंगे, हमारा मर गया हम तो रात को 1 बजे भी साउंड बजाएंगे। आसपास का घर वालों को दिक्कत हो, हम क्या करें? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, आसपास का घर तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तुम्हारा कॉमन सेंस भी यहाँ पे क्या बोलेगा देवराज, कि नहीं सर स्टेट गवर्नमेंट का पावर चलेगा यहाँ पे, आगे ना। हाँ, तो कॉमन सेंस वाले बात पे लो। यही कॉमन सेंस का वाला बात, ये दोनों डॉक्ट्रिन लिखा
ठीक है ना। हाँ ये सब चीजों को लेके लिखा दोनों लॉ अलग। नेक्स्ट बोला फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तुम इंडिया का किसी भी स्टेट में घूम सकता है, तुम इंडिया का किसी भी स्टेट में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर सकता है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है। हाँ ये बात फ्रीली अलाउड किया गया, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के केस में पावर रखा गया गवर्नमेंट के पास में। मतलब नॉर्मली तुम बोलो किसी को आप मना नहीं कर सकते, लेकिन जैसे था ना कि आर्टिकल 378 ने क्या पहले कश्मीर में नॉर्मल इंडियन सिटीजन जाके अपना कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाँ तो वो ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन था तब था, अब वहां नहीं है, लेकिन कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो अभी भी है। अभी भी है। हाँ बिल्कुल है। सिक्किम, हाँ सिक्किम गवर्नमेंट का ये रूल है कि सिक्किम में सिर्फ सिक्किम वाले ही बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर पाएंगे, अदर स्टेट वाले अकेले आके नहीं कर सकते। करना है किसी सिक्किम का सिटीजन के साथ मिलके करो, यह है रूल। हाँ तो वो रूल है तो है। यहाँ पे यही बोलना चाहता था कि तुमको नॉर्मली अलाउड है, बट जहां लगेगा कि कुछ राइट्स रोकने जरूरी है वहां रुक भी सकते। नेक्स्ट भी वही बोला ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री क्रिटिकली एग्जामिन। तो वही दोबारा आंसर है कि पार्लियामेंट को पावर है कहीं कहीं पे इम्पोजिंग करने का, रिस्ट्रिक्शन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने का। अरे बेटा एक बात सोचो, ऐसा अगर पावर पूरा पावर दे दे, चलो वो सिक्किम विक्किम वाला एग्जाम्पल तो अलग हो गया, स्पेशल केसेस हो गए। हम नॉर्मली बोले देवराज, हम बीच रोड के ऊपर फिर तो अपना दुकान खोल देंगे। मतलब बीच रोड का मतलब समझ रहे हो, साइड फुटपाथ नहीं बोल रहे हैं, एकदम मेन सेंटर ऑफ द रोड जहां से गाड़ी पास होती है। हाँ और हम बोलेंगे मेरा तो राइट है एज ए इंडियन सिटीजन, ऐसा रखते नहीं है। तो ये डेंजर हो जाएगा ना। अब हम देवराज के घर में जाकर दुकान खोल देंगे, मेरा राइट है। देवराज का बिल्डिंग है, उसके छत के ऊपर जाके मैं दुकान लगा लिया। देवराज बोला अरे तुम यहाँ दुकान कैसे खोल सकते हो, तो मेरा छत है। हम बोला देखो एज ए इंडियन सिटीजन मेरा फंडामेंटल राइट, हम कहीं पे भी कोई भी ट्रेड कॉमर्स कर सकते हैं। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यही बात बोला कि कुछ पावर रखना पड़ा ताकि कहीं पर लगे कि कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है तो रोक तो सके, वरना तो इलीगल ट्रैफिकिंग तो ऐसे भी बहुत हो रहा है सर, हो रहा है ना। अब तुम बड़ा बाजार इलाका में चला जा, मैक्सिमम फुटपाथ तो इलीगली ऑक्युपाइड है ट्रेडर्स द्वारा, कोई व्यक्ति बेच रहा है, कोई जरूरत नहीं है आपका। सर बताइए थोड़ा सा निकल के हावड़ा से रूट जाता है ना, वो वाला रूट एकदम वहां चले जाइए। आने की तरफ 15 मिनट, जाने की तरफ 1 घंटा एकदम बस में। वो है, ये सब प्रॉब्लम है। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या बोला, एक्सप्लेन द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिट्स और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रिट्स क्या होता है, रिट का मतलब क्या है, वो लोग जो डिसीजन पास करते हैं, तो बोला उनको रिट्स पास करने का पूरा राइट है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल, पर वो लोग भी ये देखेंगे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैम्पर नहीं हो उससे। तो यहाँ पे यही ज्ञान बोला कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री, हाँ तो उनको भी कोई ऑर्डिनरी लॉ पास करना या कोई चीज को इंटरप्रिटेट करने का पूरा राइट है। सुप्रीम कोर्ट इज द इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको हक है कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉ वगैरह पास कर पाए। सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन अपील, सुप्रीम कोर्ट में सारा अपील्स होता है, तो वो लोग सुनेगा और उनको लगेगा उस मैटर में कोई डिसीजन पास करना चाहिए अलग से, तो वो लोग अलग कुछ पास कर सकते हैं जो नॉर्मली लॉ में कुछ अलग लगे रहता है। लेकिन वो ऑलवेज एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट के रेफरेंस से काम करेंगे, ये बात यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया बस, ठीक है। वैसे बोला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है, तो हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन पास कर सकता है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। यही यहाँ पे पूरा ज्ञान दिया, तो इसमें खाली ये बताया किसको क्या पावर्स है, वो एक बार रीड कर लेना और कुछ नहीं, उतना इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इन केस ऑफ हामिद वर्सेस टर्मिनेटेड फ्रॉम द पुलिस सर्विस। हामिद को टर्मिनेट कर दिया गया था पुलिस सर्विस, वो पुलिस में कोई जॉब कर रहा था। हामिद फाइल्ड अ रिट पिटीशन अगेंस्ट द टर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ द ग्राउंड दैट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज नॉट गिवन टू हिम बाय द गवर्नमेंट। हामिद केस किया कि मेरे को मेरा बात बोलने का पूरा मौका ही नहीं दिया, मेरे को जॉब से निकाल दिया।
तो कोर्ट में केस फाइल किया. The writ petition was dismissed by the court and the government proved that reasonable opportunity being heard has been given to the petitioner. गवर्नमेंट ये प्रूव किया कि पूरा अपॉर्चुनिटी दिया था हामिद को अपना राइट रखने का. हाँ. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट उसका डिसीजन को उसका रिट को कैंसिल कर दिया. बोला गवर्नमेंट राइट है यहाँ पे. Afterward, Hamid filed another writ petition on the ground that as he was appointed by the Director General of Police, termination by the order of Deputy Inspector General of Police was violation of the article. बोला मेरे को अपॉइंट किया था डायरेक्टर जनरल डीजी और मेरे को डिप्यूटी इंस्पेक्टर मेरे को मेरे पोस्ट से निकाले. तो ये तो आगे आर्टिकल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट है. तो डिसाइड वैलिडिटी ऑफ सेकेंड रिट पिटीशन. सेकेंड रिट जो है वो वैलिड है कि नहीं है. यहाँ पे क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, वंस अ मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, नो पार्टी कैन बी परमिटेड टू रीओपन द सब्सिक्वेंट लिटिगेशन. अगर एक हाईएस्ट कोर्ट कोई डिसीजन पास कर दे, रेस जुडिकाटा क्या बोलता है कि अगर एक डिसीजन अगर कोई हाईएस्ट कोर्ट पास कर दिया तो लोअर कोर्ट दोबारा उसको ओपन नहीं कर सकता. ठीक है. In this case, the court was dismissed the petition of government, proved that reasonable opportunity being heard has been given to the petitioner. यहाँ पे कोर्ट ये गवर्नमेंट तो ये प्रूव कर दिया था ना कोर्ट में कि उसको पूरा अपना बात रखने का मौका दिए थे. Thus the matter is heard and finally decided by the court and it will be covered by the principle of judicature. और एक बार उसका पूरा मैटर कोर्ट सुन चुका है, दोबारा कोर्ट पूरा मैटर सुनने नहीं बैठेगा. Thus, doctrine of judicature res judicata prevents take matter again and again for the same case. res judicata ये बोलता है भाई एक ही मैटर बार बार कोर्ट में नहीं आ सकता. ठीक है ना. तो तुमको हटाया कौन, डीजी हटाया कि तुमको कोई डिप्यूटी हटाया, कोई तुमको अपॉइंट कौन किया था, ये सब बातों को लेकर केस नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे को हटाया जाना सही था. अगर तो कौन तुमको हटाया वो मैटर दोबारा कोर्ट नहीं ले. बात समझो. तुमको स्कूल से निकाला तुम्हारा प्रिंसिपल कि तुम्हारा डायरेक्टर, वो मैटर नहीं करता. मैटर ये कर रहा है कि तुमको निकाला जाना सही था कि नहीं. तो तुमको अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तुम अपना बात वहां पे प्रूफ किया होगा, गवर्नमेंट भी सुना होगा और उसके बाद तुमको हटाया गया. हाँ. तो अब दोबारा तुमको कौन रिमूव किया इस बात पे थोड़ी ना केस लड़ सकते. तुमको रिमूवल सही था कि नहीं, तुम्हारा रिमूवल सही था. हाँ. तुम ये नहीं साबित कर पा रहे हो कि तुमको हटाया जाना गलत था. तुम ये साबित करो कि तुमको जो हटाया वो आदमी को पावर नहीं है हटाने का. ऐसे थोड़ी ना होता है. ठीक है. कोर्ट क्या बोला, तुम्हारा सेकंड जो रिट है उसको कैंसिल कर रहे. नेक्स्ट बोला आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि फंडामेंटल राइट अगर किसी का ब्रीच हो रहा है तो उसको पूरा करवाना कोर्ट का जिम्मेदारी है. इस बात को डिस्कस करके बताओ. हाँ बिल्कुल पावर है क्योंकि आर्टिकल हमारा इसके लिए आ जाएगा तुम्हारा हैबियस कॉर्पस, मेंडामस प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, इक्विवेलेंटो, ये सब क्या बातें बताते हैं. बहुत सारा ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग रिट्स. हाँ. आगे आएगा भी एक एक करके वेबसाइट. तो इनका मतलब ये सब चीजों में लिखा गया है कि कोर्ट को ये जुरिडिक्शन दिया गया है कि फंडामेंटल राइट सबका पूरा हो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोर्ट्स को ये पावर देता है कि फंडामेंटल राइट सबका पूरा हो. ठीक है ना. तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो तो आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट आपको पूरा करा के देगा. ये बिल्कुल है. ठीक है. आर्टिकल 32 ये लिखा ही है कि अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल ब्रीच हो तो तुम कोर्ट में केस कर सकते हो. ठीक है. हाँ. अब बोला राइट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस. अब एक एक करके आ गया. हैबियस कॉर्पस का मतलब टू हैव अ बॉडी. A writ of habeas corpus in the nature of an order by the court calling upon the person who has detained another to produce the letter before the court in order to let the court to know the what ground he has been confined and set him free if there is no legal jurisdiction for the imprisonment. Habeas corpus यही बोलता है
कि अगर तुमको कोई जेल में डाला और वो ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है पुलिस की तुमको किस ग्राउंड पे जेल में डाला, किस ग्राउंड पे तुमको बांधा गया है। कन्फाइन करना मतलब पकड़ के रखना। तो कोई अगर तुमको पकड़ के रखा है यहाँ पे, कोई मतलब पुलिस ही होगा और कौन होगा, ठीक है, और उसको प्रूफ नहीं कर पा रहा तुमको क्यों पकड़ के रखा गया, तो तुमको वहां से आजादी मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन जो जिसको भी पकड़ के रखा गया है वो अगर कोर्ट में इस मैटर को लेके जाता है कि भैया मेरा गिरफ्तारी गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में इसको देखेगा, क्योंकि तुमको राइट टू फ्रीडम है ना। हाँ। अब अगर तुमको पुलिस ये भी नहीं बता पा रहा है कोर्ट में कि तुमको गिरफ्तार क्यों किया गया, मतलब वो प्रूव ही नहीं कर पा रहा, कोई पॉइंट ही नहीं है उसके पास, बस वो ऐसे ही बोल रहा है नहीं हमको उस पर डाउट है, ये कुछ किया ही होगा, यही किया होगा। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। कोर्ट क्या बोलेगा इसको छोड़ो, ये हुआ ना अरविंद केजरीवाल वाला केस में भी कोर्ट क्या बोला, एक बार इसको छोड़ो, केस चलता रहेगा, बट तुम लोग पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं ला पा रहे हो, तो तुम कोर्ट में वो भी नहीं फाइल कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, चार्जशीट, और तुम बोल रहे हो कि बेल भी नहीं देने, एक साल तुम आदमी को जेल में रख रहे हो, तो तुम चार्जशीट भी पूरी तरीके से नहीं ला पा रहे हो उसके अगेंस्ट। तो ऐसे तो तुमको एंडलेस टाइम थोड़ी दे देंगे एज ए पुलिस हम या एज ए सीबीआई सीआईडी कि तुम करते रहो मैटर को टर्न, तो सबको बेल मिल गया एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है क्विट कोवेरेंटो। कोवेरेंटो मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो राइट ऑफ कोवेरेंटो इज इशू टू कॉल अपॉन द होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस टू शो द कोर्ट दैट अंडर व्हाट अथॉरिटी इज होल्डिंग द ऑफिस इन क्वेश्चन इज फाउंड इन इन्वेस्टिगेशन दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द ऑफिस। कोर्ट तुमको ये पूछ सकता है तुम ये ऑफिस किस राइट्स में होल्ड कर रहे हो, मतलब ये पोस्ट जो तुम होल्ड कर रहे हो ये किस राइट में होल्ड कर रहे हो, तुमको ये पोस्ट पे रहने का हक है या नहीं। तो कोर्ट तुमको इस बात पे पब्लिक ऑफिस को ये नोटिस दे सकता है कि तुम ये साबित करो ये पोस्ट तुम किस राइट में होल्ड कर रहे हो, ये ऑफिस तुमको क्यों नहीं हटा देना चाहिए। इसी को बोलते हैं कोवेरेंटो। ठीक है, नेक्स्ट राइट है मैंडामस। मैंडामस का मतलब द ऑर्डर और द कमांड। तो राइट ऑफ मैंडामस इज द कमांड इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर इशू करता है उसको मैंडामस बोलते हैं। और वो किसको मैंडामस इशू कर सकता है, अपने से लोअर अथॉरिटी को, ये ध्यान रखना, अपने से लोअर अथॉरिटी। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मैंडामस इशू कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कोर्ट अपने नीचे के कॉर्पोरेशंस को या अपने से जूनियर कोर्ट को। ठीक है, तो मैंडामस इशू हो सकता है अपने से लोअर डिपार्टमेंट, मतलब हायर अथॉरिटी अपने लोअर अथॉरिटी को जो ऑर्डर इशू करता है उसको मैंडामस बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये पब्लिक ड्यूटी में है, वहीं पे प्राइवेट कंपनीज में बात नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बोल दिया राइट ऑफ मैंडामस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन, प्रेसिडेंट या गवर्नर, उन पे मैंडामस इशू नहीं हो। तो ये हुआ पॉइंट। नेक्स्ट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पुलिस को ये ड्यूटी बनता है या हमारे कोर्ट का ये सब ड्यूटी बनता है सुपीरियर का कि कुछ घटना को घटने के पहले रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया था कि अभी कोई केस चला था, तो सुप्रीम कोर्ट ये बोला हम घटना के होने का वेट नहीं कर सकते ना। तो राइट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद द प्रोसीडिंग। कोई केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर वाले कोर्ट को लगा ये केस तो इस कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर है, मतलब ये मैटर इतना बड़ा है इस कोर्ट में इसका केस का सुनाई होगा ही नहीं। तुरंत क्या बोलेगा वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, ये केस तुम अपने यहां खारिज करो और उसको मेरे यहां सेंड करो, तुम जो भी डिसीजन पास कर रहे हो वो वैलिड नहीं होगा। इसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, मतलब हाई ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को बोल सकता है ये मैटर तुम्हारे पावर के बाहर गया, तुम कैसे डिसीजन पास किए इस पे, अपना डिसीजन कैंसिल करो और ये मैटर मेरे पास भेजो। ठीक है, ये वाला आंसर हुआ। नेक्स्ट है सर्टियोरारी, माने टू बी सर्टिफाइड।
A writ of certiorari issued by Supreme Court or High Court to the inferior court of any authority, whether court has authority does any act with excess and abuse of jurisdiction. तुम कोई ऐसा काम किए जो तुम्हारे पावर के बाहर है. देखो केस तुम्हारे लायक था, बट उस केस में तुम ऐसा कोई डिसीजन पास किए जो डिसीजन तुमको पास करने का राइट नहीं. जैसे लोअर कोर्ट को फांसी देने का राइट नहीं, एग्जाम्पल दे रहे. ठीक है, बात समझे? हेलो हेलो, देवराज वॉइस आ रहा है? ठीक है. सर्टियोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड. इसका मतलब ये बोल रहा है, मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ये बोलेगा कि ये मैटर तो तुम्हारे सॉल्यूशन का था, लेकिन तुम जो डिसीजन पास किया वो तुम्हारे बियॉन्ड द पावर था. मान लो एक एग्जांपल देते हैं, क्या लोअर कोर्ट फांसी का सजा दे सकता है? नहीं दे दिया तो हाई कोर्ट क्या बोलेगा, ये डिसीजन तुम नहीं दे सकते थे. केस देखो, प्रिवेंशन बोल रहे हैं, केस ही तुम्हारे सुनने लायक नहीं था, ये केस ही तुम्हारे पावर के बाहर था. तुमने जो भी डिसीजन दिया वो कैंसिल, केस मेरे को सौंपो. लेकिन अगर वो केस तुम्हारे सुनने लायक था, लेकिन तुम जो डिसीजन पास किया वो तुम्हारे बियॉन्ड द पावर था. तुम 10,000 तक का फाइन लगा सकते थे मैक्सिमम, तुम 50,000 का फाइन लगाए, तो ये नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सब जब बोलेगा तो बोला, उसको बोला जाता सर्टियोरारी. ठीक है. नेक्स्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. एक्सप्लेन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज पॉसिबल. पहले इसका मतलब क्या है? रूल और लॉ मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जो रूल या लॉ बनाता है उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. हालांकि लॉ बनाने का पावर किसके पास है? लॉ बनाने का पावर लेजिस्लेचर के पास. हाँ, लेजिस्लेचर के पास है. इट मे बी बाई स्टेट टू डेलीगेटेड इट पावर टू अदर बॉडीज और पर्सन. यानी पार्लियामेंट के पावर बनाने का राइट है, बट पार्लियामेंट ये पावर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया कि ये वाला मैटर पे तुम रूल बनाओ. ओके. तो जिसको पावर बनाने का राइट है वो पावर किसी और को दे रहा है बनाने का, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन. ठीक है, तो ये अलाउड है इंडिया में. यहाँ पे ये बोला इंडिया में ना पूरा लॉ, पूरा सिस्टम को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया? एग्जीक्यूटिव मतलब जो लोग एनफोर्स कराएंगे लॉ को. एक है जुडिशियल यानी कोर्ट जो नजर रखेगा कि लॉ ठीक से बनाए कि नहीं, फॉलो ठीक से हुआ कि नहीं. एक होता है म्युनिसिपैलिटी जिनको अपने बाई लॉज बनाने का पावर है. एक होता है ऑटोनॉमस मतलब जो सबको पावर है. और एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन जो कि द लॉ मेड बाय कॉलोनियल अंडर द कंट्रोल ऑफ अ नेशन. कॉलोनीज जो लॉ बनाती है ये इंडिया में नहीं होती. ये वाला आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पास आंसर आ रहे हैं. ये सब पार्ट उतना पढ़ने को नहीं है. खत्म. ठीक है, ये चैप्टर खत्म है. नेक्स्ट चैप्टर